हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मेक लॉ इजी। तो फ्रेंड्स, हम आपका सीआरपीसी के चैप्टर 6 के बारे में पढ़ रहे थे। तो चैप्टर 6 जो है सीआरपीसी का, वो बात करता है प्रोसेसेस टू कंपेल अपेयरेंस। फाइन। जो आपका एक्यूज्ड है ना, उसको किस तरीके से आपका कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग ये चैप्टर बात करता है। तो उसमें हमने ना सबसे पहले जिसका पार्ट ए है, चैप्टर 6 का पार्ट ए समन्स से रिलेटेड है। तो समन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 61 से लेकर सेक्शन 69 तक। तो अगर आपको इनके बारे में पढ़ना है तो आप मेक लॉ इजी की जो आपकी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। और इसमें मैंने कंप्लीट जो 61 से लेकर 69 है, इसके सारे सेक्शंस को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसके बाद हमने वारंट ऑफ अरेस्ट जो कि आपका सेक्शन 70 से लेकर सेक्शन 81 तक है, इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो आपका समन्स और वारंट ऑफ अरेस्ट को पढ़ने के बाद में अब हम बात करेंगे चैप्टर 6 के पार्ट सी की, जो आपका प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट से रिलेटेड है। फाइन। ये देखिए, ये सारी बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है? ये आपका एक्यूज की, ठीक है ना, कि एक्यूज को किस तरीके से समन देना है, एक्यूज को या फिर आपका विटनेस को किस तरीके से समन देना है। फिर वारंट ऑफ अरेस्ट की बात की गई है। फिर इसके बाद में प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट से रिलेटेड जो आपका प्रोसीजर्स हैं, उसकी बात आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के चैप्टर 6 के पार्ट सी जो है उसमें बात की गई है, सेक्शन 82 से 86। तो इसके आपके 82 से लेकर 86 के जो सेक्शंस हैं, इनको हम कोशिश करेंगे सेपरेटली डिस्कस करें, क्योंकि ये सेक्शन आपके थोड़े से लंबे हैं। फाइन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसकी? सेक्शन 82 की, मतलब चैप्टर 6 के सी पार्ट का जो आपका फर्स्ट सेक्शन है, सेक्शन 82, उसके बारे में हम इस सेक्शन में बात करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, आपकी इससे हेल्प होती है आपकी स्टडीज़ में, तो प्लीज़ ज़्यादा से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, सेक्शन 82 को एक्सप्लेन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपका सेक्शन 82 हम बात करेंगे सेक्शन 82 की आज के वीडियो में, जो रिलेटेड है आपका प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। फाइन। इसके बाद हम सेक्शन 83 को डिस्कस करेंगे, देन सीक्वेंस में 84, 85 एंड 86। फाइन। तो एक बार पहले ये जो आपका पार्ट है ना, सेक्शन जो चैप्टर 6 का पार्ट सी है, प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट, इसके जितने भी सेक्शन हैं उनको एक बार क्या कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं कि किस चीज़ से रिलेटेड है। जो 82 है वो आपका प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग, मतलब जो पर्सन जिसके खिलाफ आपका वारंट ऑफ अरेस्ट आपका इशू किया गया था, वो पर्सन अगर छुपता है, मतलब अपने अरेस्ट से बचने के लिए छुपता है, तो उसके रिगार्डिंग जो प्रोक्लेमेशन का प्रोसीजर है वो क्या होना चाहिए, वो आपका ये सेक्शन बताएगा। फिर आपका सेक्शन 83 पर्सन एब्सकॉन्डिंग, मतलब जो आपका एक्यूज है, जो कि अपने अरेस्ट से बचने की कोशिश कर रहा है, उसकी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी मतलब जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसका अटैचमेंट, ये बात करेंगे कि मतलब गवर्नमेंट उसकी प्रॉपर्टी के साथ में क्या कर सकती है, तो वो आपका सेक्शन 83 बताएगा। फिर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट। अब ये जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी आपकी हुई है एक्यूज की, इससे रिलेटेड जो भी क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस होंगे ना, वो सेक्शन 84 डिस्कस करेगा। देन रिलीज, सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी, मतलब जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है, जो गवर्नमेंट ने आपका एक्यूज पर्सन की, जो कि आपका अपने अरेस्ट से बचने की कोशिश कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी को जो अटैच किया गया है, उसको किस तरीके से रिलीज़ किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है, या वो पर्सन किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को रीस्टोर कर सकता है, वो आपका सेक्शन 85 बताएगा आपको। फिर सेक्शन 86 बात करेगा अपील्स फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रीस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी, मतलब आपका जो अटैच प्रॉपर्टी जो है उसके रीस्टोरेशन के लिए, मतलब उसको दोबारा हासिल करने के लिए क्या बोलते हैं, उसको दोबारा हासिल करने के लिए, ठीक है ना, क्या किया जा सकता है, मतलब क्या अपील की जा सकती है अगर जो आपका एप्लीकेशन है रिस्टोरेशन के लिए अटैच प्रॉपर्टी की, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी प्रोसीजर है वो 86 में डिस्कस करेंगे।
आज के इस वीडियो में हम सिर्फ आपका सेक्शन 82 ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा सेक्शन है। इसके कई सारे आपके सब सेक्शन और उनके भी क्या हैं, क्लॉजेस हैं, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं 82 को। तो आपका 82 का सबसे पहला आपका जो सब सेक्शन है 82 का जो सब सेक्शन 1 है उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर हम सब सेक्शन 2, 3 और 4, 5 की तरफ बढ़ेंगे। इसमें आपके टोटल 5 सब सेक्शन इन्होंने दे रखे हैं। ओके, इसमें से जो आपका 1, 2, 3 तो आपका ओरिजिनली एग्जिस्ट करता था, और 4 और 5 जो है ना वो आपका 2005 का जो अमेंडमेंट है उसके ज़रिए किया गया था। फाइन, 2005 में मतलब इंक्लूड किया गया था आपका सीआरपीसी में अमेंडमेंट करके। तो सेक्शन 82 का जो सब सेक्शन 1 है वो क्या कहता है, उसको आप ये बेयर एक्ट से देख सकते हैं कि बेयर एक्ट क्या कहता है। इफ़ एनी कोर्ट हैज़ रीज़न टू बिलीव whether after taking evidence or not that any person against whom a warrant has been issued by it has absconded or is concealing himself so that such warrant cannot be executed, such court may publish a written proclamation requiring him to appear at a specified place and at a specified time not less than 30 days from the date of publishing such proclamation। तो इसको हम इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, पहले मैं कोशिश करती हूँ आपको बेयर एक्ट से समझा दूँ, फिर इसका इंटरप्रिटेशन आपको बता दूँगी मैं। तो बेयर एक्ट ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोर्ट जो है उसके पास में ये मानने का कोई कारण है, ठीक है ना, ये मानने का कोई कारण है कि जिस पर्सन के अगेंस्ट आपका वारंट इशू किया गया था वो पर्सन ना एब्सकॉन कर रहा है, मतलब छुप रहा है, ठीक है, या अपने आप को छुपा रहा है या भागने की कोशिश कर रहा है ताकि उसका जो वारंट ऑफ अरेस्ट है वो एग्जीक्यूट ना हो पाए। तो इस केस में आपका जो कोर्ट है वो आपका रिटन प्रोक्लेमेशन, मतलब रिटन फॉर्म में एक प्रोक्लेमेशन जो है वो पब्लिश कर सकती है। और ये प्रोक्लेमेशन किससे रिलेटेड होगा कि वो जिस पर्सन के नाम का वारंट ऑफ अरेस्ट है जो कि एब्सकॉन या आपका अपने आप को कंसील करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है वारंट अरेस्ट से बचने के लिए, उस पर्सन को ये ऑर्डर देते हुए, मतलब ये स्पेसिफाई करते हुए कि भाई आपको किसी एक स्पेसिफाइड टाइम और स्पेसिफाइड प्लेस में आपको प्रेजेंट होना है, ठीक है ना, प्रेजेंट होना है, मतलब कोर्ट उसको ऑर्डर करने के लिए एक रिटन प्रोक्लेमेशन आपका पब्लिश कर सकती है कि भाई वो एक स्पेसिफाइड टाइम और स्पेसिफाइड प्लेस में अपनी अपनी हाज़िरी को क्या करे, सुनिश्चित करे। फाइन, और ये जो टाइम पीरियड है ये ध्यान रखिएगा, ये जो टाइम पीरियड है वो आपका प्रोक्लेमेशन पब्लिश करने से 30 डेज से कम नहीं होना चाहिए। मतलब मान लीजिए अगर आज की डेट में अगर मान लीजिए आज 1 तारीख है नहीं आज 1 तारीख, बट मैं आपको ऐसी एग्जांपल बता रही हूँ। मान लीजिए आप फर्स्ट ऑफ मई है, ठीक है ना, तो आपका ये जो ये जो आपका कोर्ट आपका ऑर्डर पब्लिश करेगी ना, मतलब जो प्रोक्लेमेशन पब्लिश करेगी वो मतलब वो आपका एग्जीक्यूट वो किसके लिए होगा, वो एक्यूज पर्सन के लिए होगा जो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है या भागने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए कि भाई आपको उसको 30 दिन, मतलब 30 दिन का टाइम पीरियड कम से कम एक्यूज को मिलना चाहिए कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर सके या अपने या अपेशी के लिए मौजूद हो सके। तो कम से कम 30 दिन का टाइम, मतलब 30 मई तक ये पब्लिकेशन जो है वो वैलिड रहेगा। फाइन, मतलब 30 मई तक जो है ये पब्लिकेशन आपका वैलिड होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए उसके बाद भी, वो हम आगे सेक्शन में पढ़ेंगे, उसके बाद भी जो पर्सन भागने की कोशिश कर रहा है, अपने अरेस्ट से बचने की कोशिश कर रहा है, वो फिर भी अगर हाजिर नहीं होता है तो उसके बाद में कोर्ट क्या है उसको क्या कर सकती है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अनाउंस कर सकती है, क्योंकि कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई। उसने भाई उसे एक और मौका दिया, लास्ट चांस, कि भाई अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, अभी भी तुम आ सकते हो। तो ये टाइम पीरियड 30 डेज से कम का नहीं होना चाहिए। अब इसका इंटरप्रिटेशन किस जो आपका ये सब सेक्शन 1 है सेक्शन 82 का, इसका इंटरप्रिटेशन आप किस तरीके से लिखेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। When a court believes that a person against whom a warrant has been issued is evading arrest or hiding, the court can issue a proclamation। कि अगर मान लीजिए कोर्ट को लगता है कि जो पर्सन जिसके अगेंस्ट आपका वारंट इशू किया गया है, ठीक है ना, वारंट इशू किया है वो अपने आप या किसी तरीके से मतलब इस अरेस्ट से बचने की कोशिश कर रहा है,
ठीक है, या अपने आप को छुपा रहा है, तो उस केस में आपका कोर्ट जो है वो आपका प्रोक्लेमेशन इशू कर सकती है। फाइन। मैं आपको इसमें से एक चीज़ और बता देती हूँ, जो इसमें आपका ब्रैकेट में लिखा है ना, ताकि ये ना रह जाए, लिखा है ना वेदर आफ्टर टेकिंग एविडेंस और नॉट। मतलब ये जो आपका कोर्ट जो है ना, कोर्ट जो है ये प्रोक्लेमेशन इशू करने के लिए सोचती है, तो ये जो है वो एविडेंस लेने के बाद, मतलब एविडेंस लेने के बाद या एविडेंस लेने से पहले कभी भी कोर्ट जो है वो इस तरीके का प्रोक्लेमेशन जो है वो आपका पब्लिश कर सकती है। फाइन। तो ये प्रोक्लेमेशन करता क्या है, ये प्रोक्लेमेशन जो है पब्लिकली अनाउंस करता है कि जो पर्सन है मस्ट अपेयर बिफोर द कोर्ट विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम टू अवॉइड बीइंग डिक्लेयर्ड एज एब्सकॉन्डर और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो ये प्रोक्लेमेशन जो है ये पब्लिकली अनाउंस की जाती है, ठीक है ना। पब्लिकली अब किस तरीके से अनाउंस की जाती है वो आगे के आपके सबसेक्शन में हम पढ़ेंगे। तो ये प्रोक्लेमेशन जो है ना पब्लिकली अनाउंस की जाती है कि पर्सन जो है, जो कि आपका जिसके नाम का अरेस्ट वारंट था और जो कि अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको किसी स्पेसिफाइड टाइम में अपने आप को कोर्ट के सामने पेश करना है, ताकि कोर्ट जो है वो उसे एब्सकॉन्डर या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अनाउंस ना करे, डिक्लेयर ना करे। फाइन। तो ये जो पीरियड मैंने आपको बता दिया, ये 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिशिंग से कम नहीं होना चाहिए। मतलब जब आपका प्रोक्लेमेशन पब्लिश किया गया है, ठीक है ना, पब्लिश किया गया है उससे उसके 30 डेज से कम का टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आज प्रोक्लेमेशन पब्लिश हुआ है और बोला कि जी आपको परसों नरसों आपको 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर आपको पेश होना है। नहीं, ये टाइम पीरियड जो है वो कम से कम 30 दिन का होना चाहिए। Essentially, it's a final opportunity for the accused individual to present themselves before the court and address the charges against them. If they fail to do so, they may face legal consequences. तो एक तरीके से देखा जाए तो ये एक तरीके से फाइनल अपॉर्चुनिटी होती है एक्यूज इंडिविजुअल पर्सन के लिए, मतलब उसी एक्यूज के लिए, कि वो अपने आप को कोर्ट के सामने पेश करे और अपने जो भी चार्जेस उस पर रखे हैं, उस पर लगाए गए हैं, उनके अगेंस्ट वो अपनी बात रख सके। और अगर मान लीजिए वो ऐसा करने पे, एक्यूज पर्सन ऐसा करने पे फेल हो जाता है, तो उसको इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है ना, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होंगे वो उसे भुगतने पड़ेंगे। Remember that proclamation are not laws themselves but carry legal weight in shaping the interpretation and application of existing law. तो बेसिकली ये आपका प्रोक्लेमेशन जो है वो कोई लॉ नहीं है, पर ये क्या करता है एक तरीके से इसके इसके पास ना एक लीगल वेट होता है, ठीक है, जो कि आपका जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है। They serve as for formal notice to the accused, urging them to comply with the court's order. तो एक तरीके का ये क्या है आपका फॉर्मल नोटिस है एक्यूज के लिए, जो कि एक्यूज को अर्ज करता है, मतलब एक्यूज को अर्ज करता है कि वो आपका कोर्ट के ऑर्डर के साथ में कंप्लाई करे, मतलब उसके साथ में कोऑपरेट करे। फाइन। नाउ इट कम्स टू सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 82, सब सेक्शन सॉरी। तो अभी हमने सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 82 जो है, जो कि आपका प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट से रिलेटेड है, उसके बारे में हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ लिया। अब हम सबसेक्शन 2 पढ़ेंगे, सेक्शन 82 ऑफ CRPC। तो इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि द प्रोक्लेमेशन शेल बी पब्लिश एज फॉलोज। तो बेसिकली ये बताता है कि ये जो प्रोक्लेमेशन है वो किस तरीके से आपका पब्लिश होगा। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या, वो आपका क्या कहता है कि इट शैल बी पब्लिकली रीड इन सम कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरली रिसाइड्स। तो ये बेसिकली क्या कहता है, पहला कि किस तरीके से पब्लिश होना चाहिए, ये जो प्रोक्लेमेशन है किस तरीके से पब्लिश होना चाहिए, ये सबसेक्शन बताता है कि या तो वो आपका पब्लिकली रीड की जाए, मतलब जो प्रोक्लेमेशन है, कोर्ट का जो प्रोक्लेमेशन है, कोर्ट ने जो प्रोक्लेमेशन इशू किया है वो पब्लिकली रीड किया जाए, पर कहाँ रीड किया जाए, उस विलेज या टाउन में जहाँ पर वो पर्सन, जो एक्यूज पर्सन है, वो ऑर्डिनरली रहता था या रहता है, उसके किसी कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस में। कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस मतलब भाई ऐसा प्लेस, ऐसा नहीं कि कहीं कोने में जाके, भाई विलेज के टाउन के जहाँ पर वो रहता है किसी कोने में जाके आपने उसे पब्लिकली रीड कर दिया, नहीं, ऐसे पार्ट में कि जहाँ से मतलब काफ़ी लोगों की रीच हो, ठीक है ना, जहाँ से काफ़ी लोग उसे उसे सुन सकें। फाइन। दूसरा क्या है इसका कि इट शैल बी एफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट
conspicuous part of the house or homestead in which such person ordinarily resides or to some conspicuous place of such town or village. तो एक तो सब इसका फर्स्ट पार्ट जो क्लॉज वन है, सॉरी नॉट क्लॉज वन, क्लॉज ए जो है इसका सबसेक्शन 2 का सेक्शन 82 के, ये कहता है पहला वाला क्या कहा, पहला वाला क्लॉज ए क्या था, उसने कहा कि पब्लिकली रीड करेगा उस विलेज या टाउन के किसी ऐसे प्लेस में जहाँ से मतलब जहाँ पर वो पर्सन जो है वो ऑर्डिनरली रिसाइड करता था, और ये ऐसी जगह पे रीड करेंगे कि जहाँ पर ज़्यादा लोग उसे सुन सकें, फाइन, ज़्यादा लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। दूसरा ये बात करते हैं कि जहाँ पर क्या क्या एक उसे अफिक्स किया जाएगा, इट शैल बी अफिक्स, मतलब उसे कहीं फिक्स चिपकाया जाएगा, लगाया जाएगा उस प्रोक्लेमेशन को, जहाँ पर या तो उस घर में, जिस घर में आपका वो पर्सन आपका ऑर्डिनरली रिसाइड करता था, रहता था या रहता है, या फिर किसी आप मतलब उस विलेज के किसी कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस में उसे अफिक्स किया जाएगा, चिपकाया जाएगा, लगाया जाएगा, जहाँ पर वो पर्सन ऑर्डिनरली रिसाइड करता है। एक तो रीड करेंगे, दूसरा साथ में चिपका भी देंगे भाई, जगह जगह जैसे बोलते हैं जहाँ से ज़्यादा लोग उसे देख सकें। और तीसरा क्या था कि अ कॉपी देयर ऑफ शेल बी अफिक्स टू सम कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस, पब्लिक रीड वाली बात हो गई। दूसरा आपका जहाँ वो रहता है वहाँ चिपकाने की बात हो गई, ठीक है ना, जहाँ रहता है या फिर जिस विलेज में रहता है उसके ऐसी जगहों में उसे चिपका दिया जाएगा जहाँ पर से ज़्यादा लोग उसे पढ़ सकें, देख सकें, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका जो कोर्ट हाउस है वहाँ पर वहाँ भी उसके किसी कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट, मतलब कोई ऐसी इंपॉर्टेंट जगह पर कि जहाँ पर ज़्यादा लोग उसे देख सकें, ठीक है, वहाँ पर उसे अफिक्स कर दिया जाएगा। तो ये इसका इंटरप्रिटेशन मैंने आपका बेरक्ट से बता दिया, इंटरप्रिटेशन इसका लिखा भी है, तो उसे आप देख सकते हैं कि इससे पहला जो आपका क्लॉज ए पढ़ा था हमने पार्ट फर्स्ट का, वो पब्लिक रीडिंग की बात करता है, ठीक है। दूसरा रेजिडेंस, मतलब जहाँ पर ऑर्डिनरली रिजाइड करता है वहाँ पर अफिक्स करने की बात करता है, या फिर किसी विलेज, जिस विलेज या टाउन में वो आपका ऑर्डिनरली रहता था उसके किसी कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस में उसको अफिक्स करने की बात करता है। तीसरा जो कोर्ट हाउस है वहाँ के कोई आपका इंपॉर्टेंट प्लेस है ना, वहाँ पर उसको अफिक्स करने की बात करता है। ओके, तो ये तो आपका सबसेक्शन 2 का पार्ट फर्स्ट हो गया, ठीक है, जिसके हमने 3 क्लॉजेस हमने पढ़ लिए। अब जो इसका सबसेक्शन 2 का पार्ट सेकेंड है वो क्या कहता है, द कोर्ट में ऑल्सो इफ इट थिंक्स फिट डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश्ड इन अ डेली न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन द प्लेस इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरली रिसाइड्स। तो इसका इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं, वैसे तो आपको इससे भी समझ में आ जाएगा, बट इसका इंटरप्रिटेशन आप क्या लिख सकते हैं वो बता देते हैं आपको। ये स्टेटमेंट रेफर करता है टू अ कोर्ट्स एक्शन की, कोर्ट क्या एक्शन ले सकता है। इट स्टेट्स दैट द कोर्ट में डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश्ड इन अ डेली न्यूज़पेपर एंड द न्यूज़पेपर शुड सर्कुलेट इन द प्लेस वेयर द पर्सन ऑर्डिनरली रिसाइड्स। तो पहले आपका सब सेक्शन 2 सेक्शन 82 के सब सेक्शन 2 के पार्ट फर्स्ट में हमने किसकी बात कर ली कि जहाँ पर वो पर्सन रहता है वहाँ पर पब्लिकली रीडिंग की बात कर दी, उसको पब्लिकली अफिक्स करने की बात कर दी जहाँ पर वो रहता है, या उस विलेज या टाउन में या फिर कोर्ट में भी अफिक्स करने की बात कर दी है। अब जो इसका सब सेक्शन 2 का जो पार्ट सेकेंड है वो बात करता है आपका किससे रिलेटेड, कोर्ट के एक्शन से रिलेटेड। वो ये कहता है कि जो प्रोक्लेमेशन है ना, अगर कोर्ट को सही लगे तो वो इस प्रोक्लेमेशन को किसी ऐसे डेली न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कर सकती है जो कि न्यूज़पेपर उस एरिया में सर्कुलेट होता है जिस एरिया में वो एक्यूज पर्सन ऑर्डिनरली रहता है या रहता था। तो समरी में हम कहेंगे कि इफ़ द कोर्ट डीम्स इट अप्रोप्रिएट दे कैन पब्लिश अ copy of the proclamation in a local newspaper where that accused person lives. This steps ensures wider awareness and compliance with the legal matters. Okay, अब हम बात करेंगे सबसेक्शन 3 की। सबसेक्शन 3 की क्या कहता है, देखो सबसेक्शन 1 बात कर लिया कि किस तरीके से प्रोक्लेमेशन जो है आपका पब्लिक, सबसेक्शन मतलब 1 हमने ऑलरेडी बात कर लिया था पहले कि किसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन जो है आपका कोर्ट इशू करेगा। दूसरे सबसेक्शन में हमने बात करा किस तरीके से पब्लिश होना चाहिए। तीसरे सबसेक्शन में हम बात करेंगे कि वो आपका तीसरे सबसेक्शन को अब एक बार पहले हम डायरेक्ट से रीड कर लेते हैं फिर इसकी बात करते हैं। क्या स्टेटमेंट इन राइटिंग बाय द कोर्ट issuing the proclamation to the effect that the proclamation was July published on a specified day in the manner specified in clause 1 of subsection 2
shall be conclusive evidence that the requirements of this section have been complied with and that the proclamation was published on such day. तो ये सब सेक्शन जो है उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 82 ऑफ CRPC. सिंपलर टर्म्स में अगर हम बात करें तो क्या कहता है कि इफ़ कोर्ट इशूज़ अ प्रोक्लेमेशन, अगर कोर्ट मान लीजिए कोई प्रोक्लेमेशन, ठीक है, सच एज अ नोटिस और अनाउंसमेंट. प्रोक्लेमेशन क्या है? कोई नोटिस या अनाउंसमेंट है. अगर मान लीजिए कोर्ट कोई प्रोक्लेमेशन इशू करता है किसी ऐसे पर्सन के रिगार्डिंग जो कि आपका एब्सकॉन्ड करता है या अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है ताकि वो अपने अरेस्ट से बच सके, एंड द कोर्ट provides written evidence that the proclamation was properly published on a specified day as required, that evidence is considered conclusive proof that the legal requirements have been met. तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं. ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोर्ट आपका कोई प्रोक्लेमेशन इशू करता है उस पर्सन के रिगार्डिंग जो कि अपने आप जो कि छुप रहा है, अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अरेस्ट से बच सके, और कोर्ट, ठीक है, और कोर्ट जो है वो आपका रिटन एविडेंस प्रोवाइड करता है. कोर्ट जो है वो आपका रिटन एविडेंस प्रोवाइड करता है किस चीज़ के रिगार्डिंग? कि भाई प्रोक्लेमेशन जो है वो प्रॉपरली पब्लिश कर दिया गया था, ठीक है, किसी स्पेसिफाइड डे पे, जैसा कि आपका लॉ के ज़रिए रिक्वायर्ड होता है. तो इस बात को क्या होगा? इस बात को एक आपका कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा, ठीक है ना. कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा कि भाई उस पर्सन को लास्ट चांस भी दिया जा चुका था ताकि वो अपने क्या कर सके, अपने आप को प्रेजेंट कर सके कोर्ट में. तो ये प्रोविज़न जो है वो एंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी एंड कॉम्प्लायंस विद द प्रोसीजरल रूल्स रिलेटेड टू सच प्रोक्लेमेशन. आई होप आपको ये समझ में आया हो. नहीं आया हो तो इसको एक बार फिर एक और बार बता देती हूँ. सब सेक्शन को ये कहता है कि मान लीजिए कोई पर्सन है ए, ठीक है, इसके नाम का वारंट ऑफ अरेस्ट किया गया था, इशू किया गया. ये क्या है? ये पर्सन छुपने की कोशिश कर रहा है, मतलब अपने वारंट से अपने अरेस्ट से बचने के लिए छुपने की कोशिश कर रहा है. कोर्ट ने क्या करा कि इसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू किया. इसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन कोर्ट ने इशू कर दिया, ठीक है ना. अब कोर्ट ने इसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू किया, उसे आपका पब्लिकली क्या बोलते हैं उसे, जो भी आपका प्रोसीजर था कि जैसे पब्लिकली जहाँ रीड आउट करना है, अफिक्स करना है, कोर्ट के किसी कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट जो है उसमें आपका अफिक्स करना है, ओके. उसको प्रॉपर टाइम पीरियड दिया गया है, मतलब ये प्रोक्लेमेशन के बाद में पब्लिश करने के बाद एक प्रॉपर टाइम पीरियड भी दिया गया है ताकि वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकें. ये सारी चीज़ें हो गई हैं और कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग रिटन एविडेंस भी दे दिया कि भाई प्रोक्लेमेशन जो है वो हमने प्रॉपरली पब्लिश कर दिया था, उस स्पेसिफाइड डे पे पब्लिश किया था. तो इस चीज़ को क्या माना जाएगा? एक कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा आगे की लीगल प्रोसीडिंग्स में. फाइन. अब हम बात करते हैं सब सेक्शन 4 की. ओके, तो सब सेक्शन 4 क्या कहता है? ये देखिए, ये आपका बेयर एक्ट से आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा. इसमें क्या लिखा है इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा. वीडियो एक्चुअली में बहुत लंबा हो रहा है, मैं इसकी इंटरप्रिटेशन आपको बताती हूँ. तो ये जो आपका सब सेक्शन 4 है और साथ ही साथ में आपका सब सेक्शन 5 जो है सेक्शन 82 का, ये 2005 के अमेंडमेंट के ज़रिए इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है ना. तो ये सब सेक्शन 4 क्या कहता है कि इफ़ अ प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड अंडर सब सेक्शन 1 pertains to a person accused of an offence punishable under specific sections of the IPC such as ये सारे sections, ठीक है, and that person fails to appear at the specified place and time as required by the proclamation, the court may, after conducting an appropriate inquiry, declare them a proclaimed offender. तो क्या कहता है ये सब सेक्शन? ये सब सेक्शन कहता है कि अगर मान लीजिए किसी ऐसे एक्यूज पर्सन के रिगार्डिंग, ठीक है ना, कोई प्रोक्लेमेशन पब्लिश किया गया है, ये सेक्शन 82 के सब सेक्शन 1 के अंडर. मान लीजिए ये पर्सन है आपका ए, ठीक है, ये क्या है? एक्यूज पर्सन है. कौन है ये? एक्यूज पर्सन है. इसके अगेंस्ट क्या है? प्रोक्लेमेशन जो, और ये साथ में एब्सकॉन्ड भी हो रहा है, छुपने की कोशिश कर रहा है, अपने अरेस्ट से बचने की कोशिश कर रहा है, और इसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन पब्लिश किया गया है सेक्शन 82 के सब सेक्शन 1 के अंडर. और इस पर्सन ने जो ऑफेंस किया है ना, जो ऑफेंस किया है वो आपका
आईपीसी के इन सेक्शन के अंडर आता है। ठीक है, जो ऑफेंस उसने कमिट किया है वो आपका आईपीसी के इन सेक्शंस के अंडर पनिशेबल है। कौन कौन से सेक्शन? सेक्शन 302, 304, फिर 364, फिर 367, 382, 392, 393, 394, 395, 96, 97, 98, 99, 400, 402, 436, 449, 459 और 460। तो अगर मान लीजिए ये एक एक्यूज पर्सन है, इसके अगेंस्ट जो कि आपका ये छुपने की कोशिश भी कर रहा है, इसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू किया गया है और ये इसका जो ऑफेंस है वो आपका आईपीसी के ये सारे सेक्शंस जो आपके मेंशन किए गए हैं सामने स्क्रीन पे, इनके अंडर पनिशेबल है। तो उस केस में आपका और क्या है, और वो पर्सन जो है, और ये इस तरीके का जो एक्यूज पर्सन है वो आपका स्पेसिफाइड प्लेस और टाइम पे अपेयर होने में फेल हो जाता है, मतलब नहीं, अपने आप को आप प्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, जैसा कि उसे प्रोक्लेमेशन में मेंशन किया गया था या प्रोक्लेमेशन के ज़रिए उसे क्या अवेयर किया गया था। अगर ऐसा पर्सन, एक्यूज पर्सन आपका फेल होता है तो उस केस में कोर्ट क्या कर सकता है कि कोर्ट अप्रोप्रिएट इंक्वायरी करने के बाद में उस पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है वो आपका उसे डिक्लेयर कर सकता है। फाइन। अब सेक्शन 82 का लास्ट सेक्शन है, लास्ट सबसेक्शन है आपका सबसेक्शन 5। तो सबसेक्शन 5 क्या कहता है, देखिए अब ये कहता है द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 and 3 shall apply to a declaration made by the court under subsection 4 as they apply to the proclamation published under subsection 1। तो ये सिंपल टर्म्स में क्या कहता है, ये कहता है कि जब कोर्ट जो है वो किसी पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करता है सब सेक्शन 4 के अंडर, सेक्शन 82 के सब सेक्शन 4 के अंडर अगर कोर्ट किसी पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर आपका डिक्लेयर करता है, द लीगल प्रोसीजर्स रिलेटेड टू प्रोक्लेमेशन, जो लीगल प्रोसीजर होते हैं ना प्रोक्लेमेशन से रिलेटेड, जैसे कि आपका अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, they will follow the same rules as those applied to the initial proclamation issued under subsection 1। ये कहता है कि अगर कोर्ट ने किसी पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर आपका सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 82 ऑफ सीआरपीसी के अंडर डिक्लेयर कर दिया है, तो उस केस में जो भी लीगल प्रोसीजर्स होंगे ना आपका प्रोक्लेमेशन से रिलेटेड, जो कि आपका अटैचमेंट, जैसे कि आपका अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, वो आपका वो सेम रूल्स फॉलो करेंगे जो कि आपका अप्लाई होते हैं इनिशियल प्रोक्लेमेशन में, जो कि आपका अप्लाई होंगे जो सबसेक्शन 1 में जो इनिशियल प्रोक्लेमेशन है ना, उस केसेस के सारे आपके रूल्स जो हैं वो आपका इस केस में भी आपका एप्लीकेबल होंगे। मतलब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है वो आपका कोर्ट ने अनाउंस कर दिया, डिक्लेयर कर दिया है, तो उसके बाद जो सबसेक्शन 1 में इनिशियल प्रोक्लेमेशन जो इशू होता है उसमें जो रूल्स लागू होते हैं वही सारे आपके रूल्स इसमें भी लागू होंगे। मतलब प्रोक्लेम ऑफेंडर एक बार डिक्लेयर होने के बाद में भी आपका ये सारे रूल्स उसके ऊपर भी लागू होंगे, जैसे कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ये सारी जो बातें आती हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा सेक्शन 82 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी, आई कांट गारंटी यू बट आई विल ट्राई टू फाइंड आउट दी करेक्ट मीनिंग। ठीक है, करेक्ट मतलब आंसर, और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। साथ ही साथ में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, देखिए मैं भी अपनी कोशिश कर रही हूँ पूरी तरह से आपको अच्छे से समझाने की, पढ़ाने की। तो अब इसमें अगर कोई मिस्टेक हो जाती है और आप बहुत श्योर हैं उस मिस्टेक के बारे में और आपको लगता है कि कहीं गलती वीडियो बनाने में या बोलने में मुझसे हो गई है, तो आप मुझे बता सकते हैं, बट क्लियरली प्लीज़ स्पेसिफाई कीजिएगा कि कौन सा पोर्शन गलत है और उसको, और उसका करेक्ट मतलब उसका जो करेक्ट इंटरप्रिटेशन है वो क्या हो सकता है। प्लीज़ उसको मेंशन ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं उसको करेक्ट कर पाऊँ। फाइन, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।